अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो हमने जो है वो गेट का जो है वो पोर्शन थोड़ा सा कवर किया था पिछली दफ़ा, और जो है उसको मैं मज़ीद कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो हमने जो है वो कैडेंस तक पढ़ लिया था। इस बार मैं कोशिश करूँगी कि हम लोग जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर कर लें। तो हम कैडेंस से दोबारा से शुरू करेंगे क्योंकि मेरा पेन जो है वो रुक गया था, तो मैं दूसरा पेन लेकर आई हूँ। ठीक है, अब कैडेंस जो है वो नंबर ऑफ़ स्टेप्स होते हैं टेकन पर यूनिट ऑफ मिनट। ठीक है, 1 मिनट के अंदर कितना जो है वो पेशेंट या एक इंडिविजुअल जो है वो कितना चलता है, कितने स्टेप्स लेता है ना, उसको कैडेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, 113 स्टेप्स टोटल होते हैं। नॉर्मल स्टेप्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल नॉर्मली रूटीन में ले रहा होता है, लेकिन ये जो है वो वेरी करे होते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सबके स्टेप्स ज़रूरी नहीं है कि 1 मिनट में 113 ही हो। अब इंक्रीज़ कैडेंस क्या होगा, शॉर्टर स्टेप्स होंगे। ठीक है, स्टेप लेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ डबल सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, डबल सपोर्ट पे पेशेंट कम रहेगा और जो है वो स्टेप्स की जो लेंथ है वो भी शॉर्ट होती चली जाएगी। ठीक है, और नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो है ना उसका काउंट बढ़ जाएगा। देन हमारे पास हम आ जाते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम बात करें तो रनिंग की हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम, जो हम लोगों ने जो है वो लेक्चर को आधे में छोड़ दिया था। रनिंग अकर्स मतलब पीरियड ऑफ डबल सपोर्ट जो है वो डिसअपीयर हो जाता है टिपिकली एट अ कैडेंस ऑफ 180 स्टेप्स पर मिनट। अब नॉर्मल स्टेप्स है 113। अब जब बंदा रनिंग कर रहा है, डबल सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है 180 स्टेप्स पर मिनट एक पेशेंट जो है वो या इंडिविजुअल जो है नॉर्मली ले रहा होता है। अब स्टेप्स के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हम कंसिडर कर रहे होते हैं। एक स्टेप लेंथ होता है, एक स्टेप टाइम होता है, एक स्टेप विड्थ होता है। स्टेप लेंथ की बात करें तो लीनियर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ फुट कॉन्टेक्ट, ठीक है, हील स्ट्राइक ऑफ वन एक्सट्रीमिटी टू द पॉइंट ऑफ हील स्ट्राइक ऑफ द ऑपोजिट एक्सट्रीमिटी इन सेंटीमीटर ऑफ और 1 सेंटीमीटर। मतलब एक हील स्ट्राइक से दूसरी हील स्ट्राइक तक का जो डिस्टेंस होता है ना वो स्टेप लेंथ होता है, सेम लिम्ब का। ठीक है, सेम लिम्ब की बात हो रही है, वन एक्सट्रीमिटी की बात हो रही है कि उनका जो लीनियर डिस्टेंस है वो एक हील स्ट्राइक से दूसरी हील स्ट्राइक स्टेप लेंथ हो गया। स्टेप टाइम की बात करें तो नंबर ऑफ़ सेकंड्स दैट इलेप्स ड्यूरिंग वन स्टेप, ये एक स्टेप हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें जो भी टाइम लगेगा ना सेकंड्स में, हम उसको स्टेप टाइम कहेंगे। स्टेप विड्थ की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन फीट बेस ऑफ सपोर्ट मेजर्ड फ्रॉम वन हील टू द सेम पॉइंट ऑन द ऑपोजिट हील। ठीक है, स्टेप विड्थ की बात करें। अब यहाँ पर एक का हील स्ट्राइक हुआ है और दूसरा जो है वो स्विंग फेज में गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरे फुट का जो है ना हील स्ट्राइक यहाँ हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस विड्थ आ जाएगी ना, इसकी बात हो रही है। ठीक है, स्टेप विड्थ हो गया मेजर्ड फ्रॉम वन हील टू द सेम पॉइंट ऑन द ऑपोजिट हील। एक हील दूसरे पाँव की जो हील है उसके दरमियान जो है वो स्टेप इस तरह से मेजर करेंगे ना, तो ये विड्थ हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल स्टेप की विड्थ होती है 2.54 और सेंटीमीटर होती है, और जो है बिटवीन मतलब 2.45 से 12 तक के बीच में होती है। ठीक है, इंचेस में की बात करें तो 1 and 5 इंचेस होती है। अब इंक्रीज स्टेबिलिटी डिमांड राइज, जैसे कि वर्ड बेस गेट इन ओल्डर अडल्ट और वेरी स्मॉल चिल्ड्रन में जो स्टेबिलिटी जो ये मतलब जो गेट का वर्थ है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है। तो पेशेंट जो है ना वो जैसे कि इंडिविजुअल एल्डरली पेशेंट्स जो है ना, एल्डरली एज इंडिविजुअल्स, नॉर्मल इंडिविजुअल्स भी पेशेंट ना भी हो, तो वो ना थोड़ा सा वाइड रेंज पे खड़े होते हैं। उनकी जो है ना लेग्स वो थोड़ी सी अपार्ट होती हैं ज़्यादा, क्योंकि उनको बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है। और बच्चों में भी सेम ही होता है, क्यों, क्योंकि उनको रिस्क होता है या फिर उनको फियर होता है ऑफ फॉल, तो इस वजह से ये इस तरह का डिफरेंस आता है। ठीक है, स्ट्राइड की बात करें तो स्ट्राइड लेंथ होता है लीनियर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ सेम एक्सट्रीमिटी। ये जो था स्ट्राइड लेंथ। ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्राइड टाइम, द नंबर ऑफ सेकंड्स दैट इलेप्स ड्यूरिंग वन स्ट्राइड, वन कंप्लीट गेट साइकिल। एक कंप्लीट गेट साइकिल को हम स्ट्राइड टाइम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वन वेलोसिटी की बात करें। ठीक है, वेलोसिटी वॉकिंग स्पीड होती है द रेट ऑफ मोशन इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, रेट ऑफ डायरेक्शन इन एनी डायरेक्शन मतलब रेट ऑफ मोशन की बात हो रही है, किसी भी डायरेक्शन में स्पीड को हम बेसिकली वेलोसिटी कह रहे होते हैं, जैसे हम फिजिक्स में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, डिस्टेंस होता है डिवाइडेड बाय टाइम इन सेंटीमीटर्स और सेकंड्स और मिनट्स मीटर्स पर मिनट। ठीक है, एवरेज वॉकिंग स्पीड होती है 82 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, उसके बाद 3 मीटर्स पर आवर होता है। ठीक है, एम आई मुझे इतना मतलब एब्रिविएशन जो है ना वो मुझे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो इसको एक दफ़ा जो है ना वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, अफेक्टेड बाय फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हाइट वेट और जेंडर। मुझे हमेशा जो है ना वो इस तरह की एब्रिविएशन जो है ना वो हमेशा मुझे कंफ्यूज करती हैं, तो मैं इनके पीछे जाती भी नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत ही भारी चीज़ें लगती हैं मुझे।
ठीक है, डिक्रीज़ विद एज। अब ये वेलोसिटी स्पीड की बात करें तो जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी ना तो वेलोसिटी भी डिक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिजिकल डिसेबिलिटी पेशेंट को हो तो उसमें भी जो है वो स्पीड ऑफ गेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन को भी हम वेलोसिटी के साथ जो है वो करते हैं, रिलेट करते हैं। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जैसे कि स्पीड में किसी भी तरह का चेंज आएगा तो हम टाइम के साथ हम उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी कॉस्ट ऑफ वॉकिंग की बात करें, एवरेज ऑक्सीजन रेट ऑफ कंफर्टेबल वॉकिंग इज़ 12 मिलीलीटर पर किलो इन 2 मिनट्स। मतलब 1 मिनट के अंदर एक एवरेज इंडिविजुअल जो है वो वॉकिंग के दौरान 12 मिलीलीटर जो है वो पर केजी गैस इनहेल करता है, ऑक्सीजन रेट इसका है। मेटाबॉलिक कॉस्ट ऑफ वॉकिंग की बात करें तो 5.5 किलो कैलोरीज पर मिनट एक जो है वो मेटाबॉलिक कॉस्ट होता है वॉकिंग का ऑन लेवल सरफेस पर। जो सरफेस है ना वो बिल्कुल फ्लैट है। अब एनर्जी कॉस्ट में वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ वॉकिंग। ठीक है, स्ट्राइड लेंथ, बॉडी वेट, टाइप ऑफ सरफेस, ग्रेडियंट, एक्टिविटी। एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्राइड क्लाइंबिंग में वहाँ पर जो है ना वो मेटाबॉलिक कॉस्ट जो है वो वेरी कर सकती है। जैसे बंदा जॉगिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, उसकी स्पीड ऑफ वॉकिंग क्या है, उसका स्ट्राइड लेंथ क्या है, उसका खुद का बॉडी वेट क्या है, वो जो टाइप ऑफ सरफेस है ना वो किस तरह की है, जैसे कि वो ऐसे स्लोप आ जाता है उस तरह की है, या कहीं पर जंप आया है उस तरह का है, या फिर जो है वो स्टेयर्स चढ़ रहा है वैसे है, या बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, या फिर वो एक्टिविटी कोई भी कर रहा हो तो। ठीक है, अब इंक्रीज एनर्जी जैसे कॉस्ट अकर्स विद एज, जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी मेटाबॉलिक कॉस्ट जो है वो पेशेंट की इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कि एबनॉर्मल गेट है, डिजीज़ या मसल वीकनेस, पैरालिसिस या फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसके साथ जो है मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाएगी। या फिर यूज़ ऑफ फंक्शनल डिवाइसेस जैसे कि क्रचेस, ऑर्थोसिस और प्रोस्थेसिस के साथ भी जो है वो एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास डेविएशंस आ जाती है ना, कॉमन गेट डेविएशंस। अब लेटरल ट्रंक बेंडिंग की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले ना नॉर्मल गेट डेविएशन स्टांस फेस के अंदर हम लोग देखेंगे कौन कौन से एरियाज़ पर इफेक्ट पड़ता है और तो स्टेबिलिटी आती है। तो पहले हम ट्रंक को ले लेते हैं। ट्रंक और हिप की बात करते हैं ना, तो अब इसमें क्या होता है, ट्रंक और हिप में डेविएशंस किधर किधर आती हैं। लेटरल ट्रंक बेंडिंग पेशेंट की गेट में हमें नज़र आ रही है, तो वो क्यों हो रही है, ग्लूट्स उसके वीक है। ठीक है, ग्लूटियस मीडियस विल सी बेंडिंग टू द सेम साइड एज अ वीकनेस। अब टेनलेनबर्ग गेट पेशेंट का अक्सर जो है ना वो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, या फिर जो है वो हेमीप्लेजिक पेशेंट होते हैं ना, जिनको एक साइड पे स्ट्रोक हुआ होता है या एक साइड से पैरालाइज हुए होते हैं, हाफ साइड ऑफ द बॉडी से। ठीक है, या राइट होगी या लेफ्ट होगी, तो उनको ना टेनलेनबर्ग गेट लाजमी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उनके ग्लूटियस मीडियस जो है वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, विद पेन इन द हिप। अब बैकवर्ड ट्रंक लीन, अब जो है वो पेशेंट का जो गेट है उसके अंदर बैकवर्ड ट्रंक लीन मिल रही है, तो वो क्यों, क्योंकि वीक ग्लूटियस मैक्सिमस है, ये भी डिफ़िकल्टी गोइंग अप स्टेयर्स और रैम्प्स में पेशेंट को मसला करेगी। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं ज़रा रिमूव करूँ यहाँ से, इसको हम जूम कर लेते हैं। अब फॉरवर्ड ट्रंक लीन की बात करें तो ये क्यों होता है। फॉरवर्ड ट्रंक लीन पेशेंट का गेट पैटर्न जो है वो इस तरह का है कि आपको फॉरवर्ड ट्रंक लीन मिल रहा है, तो वहाँ पर ना क्वाड्रिसेप वीक हो सकते हैं पेशेंट के, जैसे कि डिक्रीज फ्लेक्सर मूवमेंट एट द नीज। ठीक है, हिप नी फ्लेक्शन कॉन्ट्रक्चर बन रहा है। अब क्वाड्रिसेप का काम यूजुअली क्या हो रहा है, एक्सटेंशन करवाना है। ठीक है, एक्सटेंशन करवा रहा है, लेकिन ये इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है, फ्लेक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है वाइल गेट जो है ना गेट साइकिल को परफॉर्म करने में। तो यहाँ पर जो है वो फ्लेक्सर मूवमेंट डिक्रीज़ हो जाती है नी पर, हिप में नी फ्लेक्शन कॉन्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, हिप और नी में फ्लेक्शन कॉन्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, इसीलिए जो है वो फॉरवर्ड ट्रंक लीन पेशेंट का जो है वो हमें गेट मिल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सेसिव हिप फ्लेक्शन की बात करें तो पेशेंट के अंदर एक्सेसिव हिप फ्लेक्शन मिल रही है, वो क्यों मिल रही है गेट के अंदर, तो उसकी जो है ना वो हिप एक्सटेंसर्स मसल्स जो हैं वो टाइट हो गए हैं। ठीक है, या तो वीक हैं या टाइट हो गए हैं, या और नी फ्लेक्सर्स भी उसके टाइट हैं या वीक हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। उसके बाद लिमिटेड हिप एक्सटेंशन जो है ना वो बिल्कुल लिमिटेड है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, द रिज़ल्ट ऑफ टाइट या स्पास्टिक हिप फ्लेक्सर्स हो सकती है, इसीलिए पेशेंट की जो है वो हमारे पास एक्सटेंशन जो है वो लिमिटेड है। अब हमारे पास लिमिटेड हिप फ्लेक्शन अगर पेशेंट के गेट में नज़र आ रही है तो वो क्यों नज़र आ रही है, हिप फ्लेक्सर्स वीक हैं प्रोबेबली, या फिर टाइट हो चुके हैं, इसलिए उसकी फ्लेक्शन जो है वो लिमिटेड है। उसके बाद साइनर्जी एक्टिविटी, जैसे कि स्ट्रोक के पेशेंट में एब्नॉर्मल साइनर्जी पैटर्न्स बने हुए होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक्सेसिव हिप अडक्शन हुई हुई होती है कंबाइंड विद हिप एंड नी एक्सटेंशन हुई हुई होती है। ठीक है, अब प्लांटर फ्लेक्शन भी उसके अंदर मिलती है। अब ये जो है ना इसमें मल्टीपल गेट हो सकते हैं ना, ये जो कॉम्बिनेशन हमें साइनर्जी एक्टिविटी मिल रही है उसमें सिजरिंग गेट भी हो सकता है पेशेंट का,
अडक्टेड गेट पैटर्न भी हो सकता है। अब मेरे पास जो है ना वो 2 स्ट्रोक के पेशेंट आए थे ना, उनके अंदर जो है वो मुझे चीज़ें जो मिल रही थी, वो पेशेंट का जो है ना सर्कमडक्टरी गेट था। अब पेशेंट जो है वो 6 महीने बाद आया था, तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हील कर चुका था, लेकिन कंपनसेटरी मैकेनिज़्म में जाकर तो उसका जो है वो गेट पैटर्न सर्कमडक्टरी हो गया था कि वो पूरा इस तरह से एक सर्कल पैटर्न करता, फिर ऐसे आगे जाके स्टैम्प करके पाँव रखता। ठीक है, तो इस तरह का उसका गेट पैटर्न हो गया था। तो यहाँ पर जो है वो इसकी अगर एक्टिविटी साइनर्जी एबनॉर्मल बन रही है तो सिजरिंग गेट हो सकता है या अडक्टर गेट पैटर्न हो सकता है पेशेंट का। ठीक है, देन हमारे पास एंटल्जिक गेट की बात करें। एंटल्जिक गेट जो है वो पेनफुल गेट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी भी साइड पर पेशेंट का पेन होता है ना, जिस साइड पे, उस साइड पे जो है ना वो लीन कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है पेन को रिड्यूस करने के लिए, तो एंटल्जिक गेट होता है। ठीक है, स्टांस टाइम जो है इसके अंदर एब्रीवेटेड होता है पेनफुल लिम्ब दैट रिजल्ट्स इन uneven gait pattern. The uninvolved limb has a shortened step length since it must bear weight sooner than normal. ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या बात हो रही है कि एंटल्जिक गेट जब होता है तो इसमें जो अनइन्वॉल्व लिम्ब है, जो कि मतलब बिल्कुल नॉर्मल लिम्ब है, ठीक ठाक लिम्ब है, उसका जो है वो स्टेप लेंथ डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वेट लोडिंग ज़्यादा जल्दी करनी होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल गेट पैटर्न। ठीक है, अब उसको गेट जो है ना वो जल्दी से कंप्लीट करना है और उसका जो लोडिंग रिस्पॉन्स है ना उसने जल्दी अडॉप्ट करना है, तो इस वजह से इस तरह का गेट पैटर्न आ जाता है। फिर नी की बात करें ना, अब नी में कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलेंगी। एक्सेसिव नी फ्लेक्शन अगर पेशेंट में हमें मिल रही है तो क्या होगा, वीक क्वाड्रिसेप हो गए। ठीक है, नी वोबल्स या बकलिंग होगी, या नी फ्लेक्सर्स कॉन्ट्रैक्चर बने होंगे। अब ये भी किस में देखने को मिलेगा, विल ऑल्सो सी डिफ़िकल्टी गोइंग डाउन स्टेयर्स और रैम्प्स। ठीक है, अब फॉरवर्ड ट्रंक बेंडिंग में पेशेंट जो है वो कंपनसेट कराएगा फॉर वीक क्वाड्रिसेप। उसके बाद अगर नी में हाइपर एक्सटेंशन मिल रही है तो रिजल्ट ऑफ वीक क्वाड्रिसेप। ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर बना होगा। ठीक है, और एक्सटेंशन स्पास्टिसिटी होगी क्वाड्रिसेप और प्लांटर फ्लेक्शन मसल्स की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एंकल और फुट के अंदर क्या क्या डेविएशंस हमें मिल सकती हैं। एंकल और फुट में टो सबसे पहले जो है ना, टो फर्स्ट देखिए कि टो कॉन्टैक्ट एट हील स्ट्राइक। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ वीक डोर्सी फ्लेक्सर्स स्पास्टिक या टाइट प्लांटर फ्लेक्शन मसल्स होंगे, में ऑल्सो बी कॉज बाय शॉर्ट लेग मसल्स, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी पेशेंट को मिलेगी। अब पेनफुल हील होगी, पॉजिटिव सपोर्ट रिफ्लेक्स होगा इसके अंदर। उसके बाद अगर फुट स्लैप मिल रहा है ना, ठीक है, फुट मेक्स फ्लोर कॉन्टैक्ट विद एन ऑडिबल स्लैप। ठीक है, ऑडिबल स्लैप, ये ना सर्कमडक्टरी की पेशेंट की जिसकी मैं बात की थी तो उसमें ऑडिबल स्लैप मिल रहा था मुझे। तो ये क्या होता है, वीक डॉर्सी फ्लेक्सर्स होते हैं और हाइपरटोनिया होता है, पेशेंट की जो टोन होती है ना वो रिड्यूस हुई हुई होती है, कंपनसेटेड हुई हुई होती है विद स्टेप एज गेट। ठीक है, अब फुट फ्लैट की बात करें तो इंटायर फुट जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर रहा होता है ग्राउंड के साथ, रिजल्ट ऑफ वीक डॉर्सी फ्लेक्सर्स। ठीक है, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, इमेच्योर गेट पैटर्न इसके अंदर होता है। ठीक है, एक्सेसिव डॉर्सी फ्लेक्शन अगर हमें मिल रही है विद अनकंट्रोल्ड फॉरवर्ड मोशन ऑफ टीबिया, जैसे कि कैल्केनियस गेट के अंदर होता है, द रिजल्ट ऑफ वीक प्लांटर फ्लेक्सर्स। अब एक्सेसिव प्लांटर फ्लेक्शन मिल रही है जैसे कि इक्विनस गेट के अंदर होती है। ठीक है, हील डज नॉट टच द ग्राउंड, हील टच नहीं करी ग्राउंड के, रिजल्ट ऑफ स्पास्टिसिटी और कॉन्ट्रैक्चर ऑफ प्लांटर फ्लेक्सर मसल्स, विल सी प्रॉपर ई सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एडवांसमेंट ऑफ टीबिया। उसके बाद सुपीनेशन अगर पेशेंट में मिल रही है तो एक्सेसिव लेटरल कॉन्टैक्ट ऑफ फुट ड्यूरिंग स्टांस विथ वेयर्स पोजीशन ऑफ द कैल्केनियस। अब ये क्या कब होगी, में अगर एट इनिशियल कॉन्टैक्ट एंड करेक्ट एट फुट फ्लेट विथ वेट एक्सेप्टेंस और रिमेन थ्रू आउट द स्टेंस। पॉसिबल कॉज क्या होगा, स्पास्टिक इन्वर्टर्स होंगे, वीक इवर्टर्स होंगे, पेसवेरस होगा या जीनोवेरम होगा, इसीलिए पेशेंट की जो है वो हमें सुपीनेशन मिल रही है फुट पर। प्रोनेशन अगर हो रही है एक्सेसिव या प्रोनेशन में फुट चला गया है तो क्या होगा, एक्सेसिव मीडियल कांटेक्ट होगा फुट का ड्यूरिंग स्टांस फेज। स्टांस फेज में लोडिंग रिस्पॉन्स जब पेशेंट के फुट के ऊपर आ रहा होता है, हील कांटेक्ट हो रहा होता है, फुट फ्लेट हो रहा होता है, फिर लोडिंग मिड स्टांस आ रहा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर अगर जो है पेशेंट की जो फुट की पोजीशन है वो वेल्गस पोजीशन है कैल्केनियस की, तो पॉसिबल कॉजेज़ क्या होंगे, इन्वर्टर्स वीक है, स्पास्टिसिटी है, पेस वल्गस है, जीनो वल्गम है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास है टो क्लो, टोज़ की क्लॉ मूवमेंट हो रही है, रिजल्ट क्या होगा, स्पास्टिक टो फ्लेक्सर्स होंगे, पॉसिबली जिससे हाइपर एक्टिव प्लांटर ग्रास रिफ्लेक्स मिलेगा पेशेंट के अंदर। इनएडिकेट पुश ऑफ होगा, द रिजल्ट ऑफ वीक प्लांटर फ्लेक्सर्स मसल्स। ठीक है, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन होगी या पेन होगा फोरफुट के अंदर पेशेंट का, तभी इस तरह से हमें स्टांस फेज के अंदर इस तरह की डेविएशंस देखने को मिलेंगी। तो हमें प्रॉबेबली कॉज पता चल गया, कौन से मसल वीक होंगे, कौन से टाइट होंगे, हमें वो भी पता चल गया।
कौन से मसल जो हैं वो हमारे पास टाइट होंगे, कॉन्ट्रक्चर में चले गए होंगे, वो भी हमें पता चल गया। अब स्टांस फेस के अंदर जो भी गेट डेविएशंस मसल से रिलेटेड आ रही थी वो हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास बचा है कॉमन गेट डेविएशन स्विंग फेस के अंदर, ठीक है। ट्रंक और हिप की बात करें कॉमन गेट डेविएशन स्विंग फेस के अंदर, तो यहाँ पर जो है हमें अगर तो ट्रंक और हिप में इनसफिशिएंट फॉरवर्ड पेल्विक रोटेशन बढ़ रही है तो प्रोबेबली रीज़न क्या होगा, स्टिफ पेल्विस होगी और पेल्विक रिट्रैक्शन हुई होगी। क्यों? क्योंकि रिजल्ट ऑफ वीक एब्डोमिनलिस मसल यहाँ पर हैं और वीक फ्लेक्सर मसल्स हैं, जैसे कि स्ट्रोक में पेशेंट के साथ यूजुअली हो जाता है इस तरह से। देन हमारे पास है अगर तो हमें इनसफिशिएंट हिप और नी की फ्लेक्शन मिल रही है तो वो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उसके, तो वीक हिप और नी फ्लेक्सर्स हो सकते हैं, ठीक है। इनएबिलिटी टू लिफ्ट द लेग एंड मूव इट फॉरवर्ड, ये हमारे पास रीज़न हो सकता है। उसके बाद देन हमारे पास सर्कमडक्शन आ जाती है। सर्कमडक्शन अगर हमें कॉमन स्विंग फेस के अंदर सर्कमडक्शन मिल रही है तो व्हाट विल बी द रीज़न, तो उसकी रीज़न हमारे पास जैसे हैं लेग स्विंग आउट हो जाती है टू द साइड, अबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन फॉलोड बाय अडक्शन इंटरनल रोटेशन। अब इसके ना रीज़न हो सकते हैं जैसे कि वीक हिप और नी के जो फ्लेक्सर्स हैं ना वो प्रॉबेबली वीक हैं, जिसकी वजह से सर्कमडक्शन पेशेंट के अंदर जो है वो हमें मिल रही है। अब हिप हाइकिंग अगर पेशेंट के अंदर है, जैसे क्वाड्रेटस लंबोरम का जो एक्शन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होता है। वीक हिप और नी फ्लेक्सर्स जो है, जैसे कि यहाँ पर सर्कमडक्शन में पेशेंट जा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, हिप हाइकिंग का रिस्पॉन्स पेशेंट जो है वो परफॉर्म करेगा, या फिर जो है हमारे पास हिप एक्सटेंशन की स्पास्टिसिटी होगी तो इसीलिए भी हिप हाइकिंग पेशेंट जो है वो परफॉर्म करेगा। देन हम आगे इसको बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। तो एक्सेसिव हिप और नी की फ्लेक्शन अगर हमें मिल रही है जैसे कि स्टेपिश गेट में होता है तो ये कंपनसेटरी रिस्पांस होता है टू द शॉर्टन लेग। अब ये इसके रिजल्ट जो है वो क्या होंगे, मतलब क्यों हो रहा है, कॉज क्या है, तो यहाँ पर वीक डॉर्सिफ्लेक्सर्स हैं, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी और फिबुलर नर्व, तो उसमें भी हमें जो है वो इस तरह का पैटर्न पेशेंट का मिलेगा। एबनॉर्मल साइनेर्जिक एक्टिविटी अगर हमें जो है वो मिल रही है हिप और ट्रंक के अंदर, तो जैसे कि स्ट्रोक के पेशेंट्स में होता है तो एक्सेसिव हिप या नी फ्लेक्शन विद अबडक्शन हमें जो है वो एबनॉर्मल साइनेर्जिक पैटर्न मिल सकता है, ठीक है। अब हम नी की स्पेसिफिक बात करें, स्विंग फेज में अगर डेविएशन में नी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो नी किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा खुद को, तो जैसे कि इनसफिशिएंट नी फ्लेक्शन है तो क्यों है, क्योंकि रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव स्पास्टिसिटी है, पेन है या डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन है या फिर वीक हैमस्ट्रिंग्स हैं जिसकी वजह से नी फ्लेक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। दैन हमारे पास है एक्सेसिव नी फ्लेक्शन, एक्सेसिव हो रही है ना, एक तो इनसफिशिएंट है कि पूरी तरह से फ्लेक्शन हो ही नहीं पा रही, दूसरा एक्सेसिव है तो ये क्या होगा, फ्लेक्सर स्पास्टिसिटी हो सकती है, फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। देन हमारे पास एंकल और फुट का रोल प्ले करता है, जैसे स्विंग फेज में एंकल और फुट का भी मेजर रोल होता है, ठीक है। ऑब्वियसली आप जब तक अपना फुट जो है वो स्विंग फेज में नहीं लेकर जाएंगे तब तक आप फॉरवर्ड कैसे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो फुट ड्रॉप में जैसे कि इक्वनेस होता है उसमें क्या होता है, फुट ड्रॉप हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, वीक या डिलेड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है डॉर्सिफ्लेक्सर्स की या स्पास्टिक प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं, तो इसके जो है ना गेट के अलावा अगर रीज़न देखा जाए तो नर्व पैथी भी हो सकती है ना, नर्व भी कोई डैमेज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेरस और इन्वर्टेड फुट की हम बात करें, तो इसमें भी ना मल्टीपल रिजल्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि स्पास्टिक इन्वर्टर्स या एंटीरियर tibialis जो है वो वीक होंगे, स्पास्टिसिटी होगी या वीक पेरोनियल मसल होंगे या फिर एबनॉर्मल साइनेर्जी पैटर्न होंगे जैसे कि स्ट्रोक में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इक्वानोवायरस की बात करें तो ये भी स्पास्टिसिटी के रिजल्ट में ही होगी ऑफ द पोस्टीरियर tibialis या फिर गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस मसल की, या डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास डेविएशंस जो कि हमें मेजर मसल्स के अंदर मिलती है या रेंज ऑफ मोशन के अंदर मिलती है या किसी स्पेसिफिक जॉइंट पे मिलती है, जिसकी वजह से हमारे गेट पैटर्न में प्रॉब्लम आ रही होती है, जैसे कि वीकनेस हो गई, स्पास्टिसिटी हो गई एंड ऑल, ठीक है। तो अब जो है हमारी गेट डेविएशंस ख़त्म हो चुकी हैं, उसके बाद हमारे पास जो है वो गेट पैथोलॉजीज बचता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये वाला जो चार्ट है ना ये बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड है, तो इस चार्ट को मैं डिटेल में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि इसको मैंने स्टडी किया था तो मैंने ज़रा इसको डीप में मार्क भी किया था, हाईलाइट भी किए थे, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स देख लें इस तरह से, ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ठीक है। गेट पैथोलॉजी के लेक्चर को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फ़िलहाल जो है वो अभी तक हमारा जो गेट है वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब स्पेसिफिक गेट पैथोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे, फिर हम इस बुक को भी सामने रखेंगे कि हमारे पास किस किस तरह के जो है वो गेट में क्या क्या पैटर्न हमारे पास बन के आ रहे थे, तो कौन कौन से मसल वीक होंगे, तो हमें किसकी स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए, किसकी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सी यू सून, अल्लाह हाफिज़। और कोई भी मसला हो, जैसे कि फ़्लो में मैं हमेशा बोलती हूँ कि फ़्लो में कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी हमारे मुँह से निकल जाती हैं जो कि
गलत होती है ना अक्सर, मतलब कन्फ्यूजन स्टेट में हो जाता है। ठीक है, तो अगर तो इस तरह का कोई सीन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मैं ख़ुद को भी करेक्ट करूँ और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊँ कि किसने मुझे कैसा करेक्ट किया है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।